हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कंपनी मीटिंग को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग देखेंगे और टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती हैं उनके जितने भी टाइप्स हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी मीटिंग होती क्या है। तो कंपनी मीटिंग से ज़रूरी है ये जानना कि मीटिंग ही क्या होती है। तो मीटिंग का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग एक जगह गैदर करते हैं, एक जगह असम्बल होते हैं और किस लिए कि सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं जिससे वो किसी लॉफुल बिजनेस को डिस्कस कर सकें। ऐसी चीज़ जो लीगल हो उसके बारे में कुछ बात कर सके, कुछ डिस्कशन कर सके, तो उस चीज़ को ही हम कहते हैं मीटिंग। अब जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही नॉर्मल लोग गॉसिप करने के लिए इकट्ठा हो गए तो हम उन्हें मीटिंग नहीं कहते, या बहुत गुंडे वगैरह हैं वो लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे हैं तो हम उसे मीटिंग नहीं कहेंगे। मीन्स क्या, लीगल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, मीटिंग कहेंगे। तो कंपनी मीटिंग का क्या मतलब हुआ, जब यही गैदरिंग कंपनी में होती है, कंपनी के लोगों के बीच में होती है, मतलब ये जो नंबर ऑफ पर्सन थे वो कौन थे, कंपनी से रिलेटेड पर्सन थे, और वो जब एक जगह गैदर करते हैं और लॉफुल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपनी मीटिंग। अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? सो बेसिकली कंपनीज़ में जो डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो टाइम टू टाइम एक साथ इकट्ठा हों और वो जो भी कंपनी के लिए बेटर डिसीजंस हैं या कंपनी के जो रेलेवेंट मैटर्स हैं उनको पूरी तरीके से डिस्कस कर सके और उस पे अच्छा डिसीजन ले सके। तो इसलिए कंपनी मीटिंग हेल्ड होती है। क्लियर है? तो कंपनी मीटिंग बेसिकली डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स का इकट्ठा होना, या जितने भी कंपनी के लोग हैं उनका एक जगह इकट्ठा होना और लॉफुल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना, उसी को हम कहते हैं कंपनी मीटिंग। ठीक। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी मीटिंग वैलिड कब होगी, मतलब कंपनी मीटिंग की अगर हम बात करें तो वो वैलिड कब होगी। तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस बताए जाते हैं कि अगर आपको एक वैलिड कंपनी मीटिंग कंडक्ट करनी है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप इन इन नॉर्म्स को ध्यान में रखेंगे, इन चीज़ों को फुलफिल करेंगे, इन प्रोविजंस को फुलफिल करेंगे, तो आपकी मीटिंग वैलिड कहलाएगी। उसमें क्या है, पहली बात तो कि प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वे मीटिंग्स, मतलब जो भी मीटिंग होने वाली है, जिसकी भी मीटिंग होने वाली है, तो उस मीटिंग को बुलाने का हक जिसके पास है, जो अथॉरिटी के पास वो ऑथराइज़ है कि वो ये मीटिंग कॉल कर सकती है, वही वो मीटिंग कॉल करे, है ना? कोई भी, जैसे आपको पता है कि कोई भी आपको बुलाए तो आप शायद बात ना करो, लेकिन आपको पता है कि कोई ऑथराइज़्ड पर्सन बुला रहा है तो आप इकट्ठा हो जाओगे एक जगह पे बात करने के लिए। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उस मीटिंग को कॉल करने का ऑथराइज़ेशन जिसके पास हो वही कॉल करे। दूसरी बात होती है नोटिस। अब नोटिस का मतलब कि अगर आप मीटिंग करने जा रहे हैं तो एक प्रॉपर ड्यूरेशन होती है, उससे पहले उन सभी लोगों को जिनकी मीटिंग आप करना चाहते हैं, जिन लोगों को आप इकट्ठा करना चाहते हैं, उन तक ये नोटिस भेज दीजिए, उन तक उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप ये मीटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है? तो उसके लिए भी एक प्रॉपर डेज़ मेंशन किया गया अलग-अलग मीटिंग में कि एटलीस्ट 21 डेज़ होने चाहिए या इतने दिन होने चाहिए, इसके प्रायर आपकी नोटिस पहुँच जानी चाहिए। मतलब जिस दिन मीटिंग है उससे 21 दिन पहले लोगों के पास नोटिस पहुँच जानी चाहिए कि मीटिंग होने वाली है। तो सभी की अलग-अलग कंडीशंस हैं। तो बेसिकली क्या है, नोटिस पहुँचनी चाहिए कि आप जिस इन्फॉर्म करिए कि हाँ भई ये मीटिंग इस डेट को इस जगह पे ऐसे होने वाली है, ठीक? प्रॉपर नोटिस होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कोरम। अब कोरम क्या होता है? कोरम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेज़ेंट, मतलब कम से कम इतने लोग तो प्रेज़ेंट होने चाहिए। अब आप मीटिंग बुला रहे हैं, आपने 10 लोगों को बुला लिया और 10 में से सिर्फ 1 लोग आए, तो आप कहिए कि हमने नोटिस तो दे दी थी और जिसको कॉल करना था वो अथॉरिटी ने कॉल किया था। अब मीटिंग में 1 लोग आए तो उससे क्या, हमारा काम था मीटिंग कंडक्ट कराना, मैटर हमने डिस्कस कर दिया, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो मीटिंग के लिए कोरम डिसाइड किया गया कि अगर आप मीटिंग बुला रहे हैं तो कम से कम इतने लोग तो प्रेज़ेंट होने ही चाहिए, ठीक है? तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि रिक्वायर्ड है कि मीटिंग में प्रेज़ेंट हो। अब ये भी चीज़ है कि अलग-अलग मीटिंग का कोरम अलग-अलग होता है, ठीक है? जैसे अगर हम एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो एजीएम का कोरम अलग है। एजीएम के कोरम के लिए जैसे प्राइवेट कंपनी में कहते हैं कि 2 मेंबर हो गए तो प्रेज़ेंट हो गए, तो आपका कोरम हो गया। वहीं पे कहा जाता है कि अगर आपके यहाँ नंबर ऑफ मेंबर 1000 है तो 5 मेंबर भी प्रेज़ेंट हो गए तो कोरम कंप्लीट है। 1000 से ज़्यादा और 5000 से कम, मतलब 5000 के बीच में अगर आपके यहाँ टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं तो कम से कम 15 प्रेज़ेंट होने चाहिए, है ना? इसी तरह अगर 5000 से ज़्यादा मेंबर आपके यहाँ पे हैं तो कम से कम 30 लोग तो प्रेज़ेंट होने ही चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो प्रेज़ेंट हो, मेंबर जो प्रेज़ेंट हो, तो ही हम कहेंगे कि कोरम फुलफिल है। और अगर किसी मीटिंग का कोरम फुलफिल नहीं है, मतलब जो मिनिमम नंबर प्रेज़ेंट होने थे उतने नहीं हैं, तो फिर वो मीटिंग वैलिड नहीं कहलाएगी। इनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं हुई तो वो मीटिंग वैलिड नहीं कहलाएगी, ठीक? नेक्स्ट आता है हमारा एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या होता है
मैटर, आप किस मैटर पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये जो मीटिंग आप कन्वे कर रहे हैं, ये जो मीटिंग बुला रहे हैं, वो किस लिए बुला रहे हैं, मैटर क्या है उसका डिस्कशन का। तो वो एजेंडा ज़रूर स्पेसिफिक होना चाहिए और वो नोटिस के साथ मेंशन होना चाहिए। नोटिस के साथ वो एजेंडा जाता है कि इस मैटर पर डिस्कशन होने वाला है। क्लियर है? तो वो उसी चीज़ को हम कहते हैं, जिन मैटर पर डिस्कशन होना है उनको हम क्या कहते थे, एजेंडा। की मीटिंग का एजेंडा ये है, मीटिंग इस बात पे, मीटिंग जो कन्वे की जा रही है इस बात के लिए कन्वे की जा रही है। ठीक है? तो वो हम कहते हैं एजेंडा। नेक्स्ट होता है हमारा मिनट। अब किसी भी मीटिंग को वैलिड करने के लिए मिनट का प्रिपेयर होना ज़रूरी है। मिनट क्या होता है? मिनट होता है समरी। समरी किस चीज़ की? जो भी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी मीटिंग में बात हुई, जो कुछ भी डिसीजन लिया गया, जो कुछ भी हुआ मीटिंग में, उन सब चीज़ों की समरी ही क्या कहलाती है? मिनट्स कहलाती है। जनरली मिनट्स कौन लिखता है? मतलब ये अथॉरिटी किसके पास है? सीएस के, कंपनी सेक्रेटरीज के पास मिनट लिखने की अथॉरिटी होती है। तो ये जो है मिनट मतलब समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मिनट बेसिकली, है ना? जो भी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स है उसकी समरी। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपने जो मीटिंग बनाई, जो भी मीटिंग हुई, इसकी जो मिनट आपने प्रिपेयर करी, वो आपकी मिनट साइन होनी चाहिए। ठीक है? मीटिंग जिस दिन खत्म हो गई उसके 30 दिनों के अंदर वो मिनट साइन हो जाना चाहिए कि देखिए भाई, मिनट में जो बातें कही गई वही तो सही है, क्योंकि मीटिंग तो खत्म हो गई, लोग तो चले गए, डिसीजन लिया गया, इस बात का प्रूफ क्या रहेगा? तो वो मिनट क्या होता है ना, वो एक ऑथेंटिक प्रूफ बन जाता है, एविडेंस बन जाता है। तो किसी भी मीटिंग में क्या बात हुई थी ये जानना हो तो उस मीटिंग की मिनट उठा ली जाती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि उस मिनट को, जब आपकी मीटिंग क्लोज हो उसके 30 दिनों के अंदर उसकी प्रॉपर साइनिंग हो जानी चाहिए अथॉरिटी से। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रेज़ोल्यूशन। रेज़ोल्यूशन का क्या मतलब होता है? अगर हम एकदम वर्ड्स की मीनिंग देखें तो रेज़ोल्यूशन मतलब होता है डिसीजन टू डू समथिंग, है ना? या बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। तो जो हम कहते हैं कि हम कुछ करने के लिए डिसाइड करने वाले हैं, या ऐसा कुछ जो हम कहते हैं कि हम इसी तरीके से करेंगे, तो उस चीज़ के लिए हम कहते हैं रेज़ोल्यूशन। ठीक? जब भी मीटिंग होगी तो रेज़ोल्यूशन पास होगा, मतलब क्या होगा? डिसीजन लिया जाएगा किसी चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। ठीक? अब रेज़ोल्यूशन में भी होता है, एक ऑर्डिनरी रेज़ोल्यूशन होता है, एक स्पेशल रेज़ोल्यूशन होता है। ठीक? कुछ ऐसे बिज़नेस है, बिज़नेस का जो एक्टिविटी है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके लिए ऑर्डिनरी रेज़ोल्यूशन पास होना ज़रूरी होता है, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास होना होता है। मतलब कि मोर देन 75% या एटलीस्ट 75% जो लोग हैं, वो उसके पक्ष में हों, वो हाँ कर रहे हों, उस मतलब जो भी रेज़ोल्यूशन उसके फ़ेवर में जा रहे हों। तो हम कहते हैं कि हाँ, ये रेज़ोल्यूशन पास हो गया, अदरवाइज़ नहीं पास होता है। तो हर जगह पे ना कंडीशन दी गई, 2/3 और ऐसे करके कंडीशन प्रोवाइड की गई है कि कौन सा स्पेशल रेज़ोल्यूशन होगा, कौन सा ऑर्डिनरी। अच्छा, स्पेशल रेज़ोल्यूशन किसमें इतने लोग एग्री करने चाहिए, ऑर्डिनरी में इतने लोग एग्री करने चाहिए। साथ ही कि कौन से बिज़नेस नेचर, जो नेचर ऑफ एक्टिविटी है बिज़नेस में, उसके लिए ऑर्डिनरी रेज़ोल्यूशन पास होगा, और किस तरह के नेचर के लिए स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास होगा। जैसे आप एमओए को ही अल्टर करना चाहते हैं, आप एओए को अल्टर करना चाहते हैं, आप इस तरह का अल्टरेशन करना चाहते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज़ में कोई चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग एग्री करने चाहिए, ठीक? और जैसे नॉर्मल सा काम है कि डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन करना है, डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं, रोटेशन करना है, ऑडिटर का रोटेशन करना है, इस तरह का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसके लिए जो है आपका ऑर्डिनरी रेज़ोल्यूशन पास हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मीटिंग को, कोई भी कंपनी मीटिंग हो, एजीएम हो, ईजीएम हो, कोई भी मीटिंग हो, उसमें ये सारे प्रोविजंस होने चाहिए। हर मीटिंग के रूल्स अलग होंगे, पर एटलीस्ट ये सारे प्रोविजन होने चाहिए, तभी वो मीटिंग वैलिड मीटिंग कहलाएगी। ठीक? अब हम बात करते हैं किसकी, काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग की। तो कंपनी मीटिंग बेसिकली 3 तरीके की होती है, जो भी कंपनी मीटिंग होगी। एक होती है कि मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स या मेंबर, जिसे कहते हैं मेंबर्स मीटिंग, या शेयर होल्डर्स की मीटिंग कहते हैं। दूसरा मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। और तीसरा होता है अदर मीटिंग्स, ठीक है, जिसमें क्रेडिटर्स की, डिवेंचर होल्डर्स की, इन सब की मीटिंग की जाती है, उसको हम अदर मीटिंग्स में रखते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ शेयर होल्डर्स की मीटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स भी 3 होती है। एक होती है हमारी एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको इन सब सेक्शंस में डील किया कि बेसिकली 96 में ज़्यादा प्रोविजंस बताए गए हैं। दूसरी होती है हमारी ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको 98 एंड 100 सेक्शन में डील किया गया, जहाँ तक ज़्यादा प्रोविजन जो है 100 सेक्शन में ही आपको मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट होती है क्लास मीटिंग, ठीक है। अब कई जगह आपको ना इसमें स्टैट्यूटरी मीटिंग भी मिलेगी, कि स्टैट्यूटरी मीटिंग भी मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर होते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब तक कंपनीज एक्ट 2013 नहीं इनैक्ट हुआ था, तब तक आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग का प्रोविजन था, ठीक है। आपके कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 165 के अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग्स के प्रोविजंस थे, ठीक। लेकिन जैसे कंपनीज एक्ट 2013 इनैक्ट हो गया तो उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक। तो अभी जो है एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग 3 ही मीटिंग होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग जैसा चीज़ नहीं है, ठीक है। वही जो एजीएम की फर्स्ट एजीएम की मीटिंग जो होती है वो आपका स्टैट्यूटरी मीटिंग का सारे नॉर्म्स पूरा कर रही होती है। क्लियर है? तो 3 मीटिंग हो गया, एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग। अब हम एक एक करके मीटिंग्स को देख लेते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग की। नाम से समझ में आ रहा है जनरल मीटिंग है, हमको पता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तो इसका मतलब ये शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होने वाली है। एनुअल है मतलब साल में एक बार होने वाली है, ठीक। तो अब कहा क्या गया कि सेक्शन 96 क्या कहता है कि हर कंपनी अदर देन ओपीसी, मतलब 1% कंपनी जो होती है उनको एजीएम कराने का रिलैक्सेशन है, उनको कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ओपीसी को छोड़ के हर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग हर साल में एक बार करानी चाहिए, ठीक है, ऐसा सेक्शन 96 कहता है। इसके अलावा एजीएम जो होती है बेसिकली उसमें होगा क्या, जो हमारी मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट मतलब जो आपकी पूरी कंपनी को मैनेज कर रही है और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में जो भी कंपनी की एक्टिविटीज़ है ना उनका डिस्कशन होता है, क्लियर है। अब ये मीटिंग किसके थ्रू कन्वे की जानी चाहिए, तो जो बोर्ड होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो बोर्ड होती है वो हर साल वो ऑथराइज होती हैं, मतलब अगर वो किसी और को ऑथराइज करें तो वो, अदरवाइज वो मेंबर्स की मीटिंग को कॉल करती है जिसको हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। और यहाँ पे ऑर्डिनरी और स्पेशल दोनों ही तरह के बिजनेस को डील किया जा सकता है, जैसा भी सिचुएशन हो। तो याद रखिएगा एजीएम में ऑर्डिनरी और स्पेशल दोनों बिजनेस डील किए जाते हैं, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से रिलेटेड मैटर भी, स्पेशल रेजोल्यूशन से रिलेटेड मैटर भी यहाँ डिस्कस किए जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, क्लियर है। और कौन कॉल करता है एजीएम को, बोर्ड कॉल करती है, ठीक है। किसके लिए करती है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कॉल करती है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करने का। पहली बात तो कि जो आपकी, जैसे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी बनी अभी, ठीक है, बिजनेस शुरू कर रही है, तो पहली बार एजीएम कराएगी तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसके लिए भी कंडीशंस दी गई है, बोला गया है कि कंपनी जो कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग करा रही हो, तो जब उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो, पहला फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो रहा हो उसके 9 महीनों के अंदर, विद इन 9 मंथ्स उसको अपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करा लेनी चाहिए। याद रखिएगा फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या कहा गया कि अगर उन्होंने अपनी फर्स्ट एजीएम जो भी दिया गया टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के अंदर करा लेती है, तो उसको उस ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कोई और मीटिंग कराने की कि और एनुअल जनरल मीटिंग नेक्स्ट एजीएम कराए, वो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली ऐसा ये प्रोविज़न भी क्यों लिखा गया, क्योंकि फर्स्ट एजीएम जस्ट लाइक ए स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात हो गई, ठीक है। पर एनुअल जनरल मीटिंग तो अलग होती थी पहले, तो उसी बात के लिए कह दिया गया कि अगर आपने फर्स्ट एजीएम करा लिया ड्यूरिंग द पीरियड जो भी मेंशन्ड है 9 मंथ के अंदर, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस साल, जिस साल इनकॉर्पोरेट हुआ उस साल फिर एजीएम कराने की, एनुअल जनरल मीटिंग भी कराई जाए, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक। पहला एजीएम हो जाता है। अब कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, या ये हम कहते हैं कि दूसरी कंपनियां जो बहुत साल पहले ही इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं वो भी एनुअल जनरल मीटिंग कराएंगी, तो उनको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। बाद में जब आप एनुअल जनरल मीटिंग कराएंगे तो सब्सिक्वेंट है, उसके लिए टाइम पीरियड क्या कहा गया कि जो भी आपका क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके 6 मंथ के अंदर आपकी एजीएम हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 31 मार्च क्लोजिंग होता है, तो 31 मार्च से 6 मंथ के अंदर आपकी एजीएम कंडक्ट हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर। तो वो हमारा क्या हो जाता है, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। जनरली आप समझिएगा कि हर साल आपको 6 मंथ के अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो, उसके 6 मंथ के अंदर आपकी एजीएम कंडक्ट हो जानी चाहिए। इसमें एक और प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसमें कहा गया कि 2 एजीएम के बीच में कभी भी 15 महीने से ज़्यादा का समय नहीं हो। मतलब जैसे 1 साल बीता, 2 साल बीता, है ना? तो हर साल आपको एजीएम करानी है। तो अगर 1 एजीएम और 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब लास्ट एजीएम जो आया हुआ है, उसके 15 महीनों के अंदर ही आपकी दूसरी एजीएम हो जानी चाहिए, ठीक है? तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, ये एनुअल जनरल मीटिंग है, क्योंकि देखिए साल भर में होना चाहिए, तो 15 मंथ का गैप हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, 1.5 साल का गैप हो गया। तो वही कह रहा है कि विदिन 15 मंथ्स आपका एजीएम, लास्ट एजीएम के अंदर ही आपका दूसरा एजीएम हो जाना चाहिए, दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात, पहली एजीएम क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स के अंदर, और जो उसके बाद की एजीएम होती है क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपकी एजीएम हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो सब्सिक्वेंट एजीएम होती है ना, वो कैलेंडर ईयर बेसिस होती है, मतलब जैन टू दिसंबर, इन्हीं के बीच में आपकी एजीएम होनी चाहिए, ठीक। अब एक और चीज़, जो टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कि 9 मंथ्स, है ना, उसको कभी भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। मतलब इतना टाइम पीरियड है तो इसी टाइम पीरियड के अंदर आपका एजीएम हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम्स की, कि जो बाद में एजीएम होते रहते हैं, हर साल जो हो रहा है, उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो उसमें कहा गया कि अगर रजिस्ट्रार जो चाहे, अगर कोई स्पेशल रीज़न है तो वो एक्सटेंशन दे सकता है, पर एक्सटेंशन भी कितने महीने का मिल सकता है, 3 महीना एक्स्ट्रा। तो 6 महीना पहले, 3 महीना और एक्स्ट्रा अगर रजिस्ट्रार परमिट करता है, तो कोई स्पेशल रीज़न आपने दिया है और वो एग्री करे तो एक्सटेंड करके 3 महीना और, मतलब ओवरऑल 9 मंथ्स। तो ये आपका एजीएम इसके अंदर हो जानी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ
कि सेबी का जो रेगुलेशन 2015 आया उसमें क्या कहा गया था कि टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज़ थी, मतलब लिस्टेड कंपनीज टॉप 100 की, जिनको मार्केट कैप के बेसिस पे देखा गया था कि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना उसके बेसिस पे देखा गया था। उनको बोला गया कि उनका जो हर साल 31 मार्च को जो क्लोजिंग ईयर बनता है ना, उसके जो उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होनी है ना, वो विद इन 5 मंथ्स होना चाहिए। मतलब जो उनकी आपकी क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर बन रही है, उस क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर के 5 महीने के अंदर ही आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। ये 5 महीने के अंदर जिनकी हो जानी चाहिए थी, वो कौन से लोग हैं? वो सेबी के अंदर जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनकी होनी चाहिए, ठीक है? सबके के लिए ये बात नहीं कही गई। तो ये हमारे क्या हो गए, एजीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हो गए, जो आपको याद रखना चाहिए। साथ ही मैंने कोरम की भी बात यहाँ पे बता ही दी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ईजीएम की बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट शेयर होल्डर्स की मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक? ईजीएम क्या होती है? तो उसके रिगार्डिंग बोला गया कि रेगुलेशन 42 ऑफ टेबल एफ के 42 रेगुलेशन में क्या बोला गया कि अगर आप सारी एनुअल जनरल मीटिंग्स को हटा दीजिए, एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी जनरल मीटिंग्स हो रही है शेयर होल्डर्स की, वो ईजीएम ही कहलाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो नॉर्मल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है? सो बेसिकली याद रखिएगा, ईजीएम इमरजेंसी में कराई जाती है। तो ईजीएम में हम वो मैटर डिस्कस करते हैं जो अर्जेंट मैटर होता है, मतलब जिसको हम नेक्स्ट ईजीएम तक पोस्टपोन नहीं कर सकते। कोई ऐसा मैटर आ गया जिसको आपको मेंबर्स के बीच में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, आप ईजीएम का उसका वेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या बुलाते हैं? ईजीएम बुलाते हैं। तो याद रखिएगा कि ईजीएम में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस डील हो सकते हैं, जबकि एजीएम में क्या होगा, मतलब नॉर्मल बिजनेस भी, ऑर्डिनरी बिजनेस भी और स्पेशल बिजनेस दोनों डील हो सकते हैं। पर ईजीएम अर्जेंट मैटर है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, वही डील किया जाएगा। अब ईजीएम कौन बुला सकता है? तो ईजीएम की मीटिंग एक तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी शेयर होल्डर्स की रिक्वेजिशन पे, मतलब कोई शेयर होल्डर्स कहता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ईजीएम कॉल करिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस ईजीएम को कॉल करेंगे, ठीक है? खुद कर सकते हैं और किसी की रिक्वेजिशन पे भी, शेयर होल्डर की रिक्वेजिशन पे भी कर सकते हैं। जो रिक्वेजनिस्ट है वो खुद भी कर सकता है, मतलब जैसे उसको लग रहा है कि हाँ भाई, ये ईजीएम होनी चाहिए, बोर्ड को बोला नहीं हो पाया है, तो वो खुद भी उसकी मीटिंग ईजीएम करा सकता है, ठीक? इसके अलावा ट्रिब्यूनल, जो आपकी ट्रिब्यूनल है, जिसे कहते हैं कोर्ट आपकी बेसिकली, तो जो ट्रिब्यूनल है अगर वो ऑर्डर देती है तो उसके ऑर्डर पे भी ईजीएम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि की प्रोविजंस क्या हैं ईजीएम के रिगार्डिंग, ठीक है? तो पहली बात तो कि जो भी ईजीएम होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इवन मीटिंग्स जो भी होती हैं, उसके लिए प्रोविज़न कहा जाता है कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस जो होता है वहीं पे वो मीटिंग होनी चाहिए, ठीक? लेकिन अगर कोई ईजीएम आपको करानी है और ऐसी सब्सिडरी आपकी ऐसी कंपनी की मीटिंग करानी है जो कंपनी होली ओन सब्सिडरी है, ठीक है? तो और वो कहाँ रहती है? आउटसाइड इंडिया रह रही है, बाहर है। तो ऐसे केस में आप ईजीएम बाहर भी करा सकते हैं, मतलब जनरली तो है कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस में करना चाहिए, पर कोई होली ओन सब्सिडरी, मतलब पूरी तरीके से सब्सिडरी है उस कंपनी की और वो बाहर इनकॉर्पोरेट है, तो ऐसे में वो ईजीएम बाहर भी हो सकती है, ठीक है? दूसरी बात कि अगर बोर्ड आपकी ईजीएम बुला रही है, तो बोर्ड की ईजीएम में कि ध्यान रखना है कि 21 दिन के पहले, और मतलब अगर वो बोर्ड किसी रिक्विजिशंस की उस पे बुला रही है, जो शेयर होल्डर्स के रिक्वेस्ट पे बुला रही है अगर ईजीएम, तो ऐसे सिचुएशन में 21 दिनों के अंदर वो मीटिंग आपकी हो जानी चाहिए, मतलब आपको उसके लिए कॉल कर लेना चाहिए कि ईजीएम करानी ही करनी है, ठीक है? जब से आपको रिक्विजिशन मिला है, वैलिड रिक्विजिशन मिला है, उसके 21 दिनों के अंदर आपको मीटिंग के लिए बोल देना है, ठीक? और जो आपकी मीटिंग है, जिस दिन भी रिक्विजिशन कंपनी में डिपॉजिट हुआ, उसके 45 दिनों के अंदर आपकी मीटिंग भी हो जानी चाहिए। क्लियर है? ईजीएम 45 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कोरम की, तो कोरम के लिए एक चीज़ क्या बोली गई कि जो भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने हैं, अगर जब आपकी ईजीएम बुलाई गई, ठीक है, और ईजीएम किसने बुलाया है? जो रिक्विजिनिस्ट है वो खुद ही बुलाया है, मतलब ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू बुलाया गया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से बुलाया, नहीं, वो देमसेल्व्स खुद से बुला रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आधे घंटे के अंदर जो कोरम के है, मतलब कोरम पूरा नहीं हुआ, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट नहीं हुए, तो वो मीटिंग क्या कर दी जाएगी? कैंसिल कर दी जाती है, ठीक है? अगर किसने बुलाई हो? रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई हो और वो आधे घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं हुआ मीटिंग का, तो उस केस में वो कैंसिल मीटिंग बन जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे ये भी है कि अगर आप इस ईजीएम में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, मतलब आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई चेंज करना था, एओए में, एमओए में, यहाँ मतलब ऐसा कुछ अल्टरेशन करना था, आप इसके लिए ईजीएम बुला रहे हैं और उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना ज़रूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको नोटिस के साथ ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि इस ईजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने वाला है। इज़ इट क्लियर?
अब जो ईजीएम होती है उसकी नोटिस कैसे दी जा सकती है? तो स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी भी मोड से दी जा सकती है। तो ऐसे ही आपकी एजीएम की भी नोटिस भेजी जा सकती है। इन तीनों में से किसी भी मोड से एजीएम की नोटिस भेजी जा सकती है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? क्लास मीटिंग। ठीक है, एजीएम हो गया, ईजीएम हो गया, अब क्लास मीटिंग की बात करते हैं। तो क्लास मीटिंग बेसिकली क्या होती है? शेयर होल्डर्स की वो मीटिंग होती है जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स होल्डर्स की होती है। मतलब जिन्होंने कोई सबका क्लास अलग-अलग होता है, शेयर ऑफ क्लास अलग-अलग इश्यू होते हैं। तो जो शेयर ऑफ क्लास है, उनकी मीटिंग जब होती है और कोई रेज़ोल्यूशन पास होना होता है, तो और वो भी रेज़ोल्यूशन किससे होता है? उस स्पेसिफिक क्लास ऑफ मेंबर्स के लिए वो रिलेटेड होता है, तो उसको हम कहते हैं क्लास मीटिंग कहते हैं, ठीक है? अब अगर हम क्लास की बात करते हैं, तो बेसिकली ये होता है ना कि एक ही कंपनी ना अलग-अलग लेवल ऑफ शेयर्स इश्यू करती है, जिसमें अलग-अलग वोटिंग राइट्स होती है, डिविडेंड पेमेंट का तरीका अलग होता है। तो मतलब उनके नंबर ऑफ शेयर्स जो होल्ड करते हैं, मतलब उनका वो चीज़ जो है वो अलग होता है। शेयर होल्डर्स की जो राइट्स हम बात करते हैं ना, शेयर होल्डर्स का राइट अलग हो जाता है, उनकी वोटिंग राइट्स अलग हो जाती है, उनके डिविडेंड पेमेंट का जो भी कंडीशन है वो अलग हो जाती है। तो इस तरह से क्लास ऑफ शेयर्स अलग-अलग है। बेसिकली 2 क्लास ऑफ शेयर्स की बात की जाती है, क्लास ए, क्लास बी। तो क्लास ए शेयर्स मतलब जब कंपनीज़ आईपीओ लाके लाती हैं, तो वो जिनको हम कॉमन स्टॉक कहते हैं, शेयर कहते हैं, तो वो क्लास ए की कैटेगरी में शेयर्स आते हैं। वहीं क्लास बी की कैटेगरी में जो आते हैं, वो सेकंड बेस्ट शेयर्स कहलाते हैं, जो क्लास ए तो नहीं है, पर उसके बाद के जो शेयर्स होते हैं, वो होते हैं और इनकी वोटिंग राइट्स कंपेयर टू क्लास ए कम होती है, ठीक है? तो इस तरह से क्लास ए, क्लास बी शेयर्स होती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग कहा गया कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 48 में कि शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन होती है, तो उनके वेरिएशन के हिसाब से अलग-अलग क्लास हो गया। भई इस तरह के राइट्स वाले ये क्लास, इस तरह के राइट्स वाले ये क्लास। तो उनकी जब मीटिंग कराई जाती है, उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी उनके शेयर्स के साथ अटैच है, उनकी अपनी अलग मीटिंग कराई जाती है, तो उसी को हम कहते हैं क्लास मीटिंग कहते हैं। क्लियर है? अब इस तरह की मीटिंग जैसी रिक्वायरमेंट हो, उस क्लास से रिलेटेड कोई डिस्कशन आपको करना है, तो उसके लिए आप उस क्लास मीटिंग को बुला सकते हैं। और अगर आपने कोई ये क्लास मीटिंग कराई है, तो उसकी पूरी डिटेल आपको एनुअल रिटर्न में मेंशन करनी पड़ती है। क्लियर है? एज़ पर सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 एफ क्लॉज़ में। क्लियर है? तो ये सारी हमारी मीटिंग्स हो गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि शेयर होल्डर्स की कितने टाइप्स ऑफ मीटिंग होती है, एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग। यहाँ पे स्टैट्यूटरी मीटिंग हट चुकी है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। वही फर्स्ट एजीएम ही आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग हो जाती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।